कंसिडर हम कर रहे थे जी है, पोल्स ठीक एंड है, जीरोस प्लेसमेंट सर। गुड। सर उसमें हम जीरो प्लेस करते हैं सर पोल पे, और पोल एक जीरो कांस्टेंट पे प्लेस के। करते हैं पोल पे नहीं, पोल प्लेस करते हैं जीरो पे। सॉरी सर, पोल प्लेस करते हैं सर जीरो पे, और ठीक जीरो है, के कांस्टेंट पे के पे। के पे नहीं, जीरो प्लेस करते हैं ए पे, के पे नहीं। ए सर। हाँ, चलें आगे चलें। सर इससे हमारी जो है ना स्टडी स्टडी स्टेट एरर की स्टडी स्टेट एरर से डिक्रीज होता है और परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है बेटा। परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। जी, जी सर। और सर इसका एक और एट्रीब्यूट था, रिड्यूसेस, वो चीज़ रिड्यूस होती है। वो चीज देख लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। राइट। रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो रिड्यूस हो रही है आपकी, ठीक है। और रिलेटिव चेंज इन स्टेबिलिटी एन सर। माइनस एम जो है आपका वो जीरो है, यानी क्योंकि नंबर ऑफ एन और एम के दरमियान जो डिफरेंस है, एक एन बढ़ा है एक एम बढ़ा है, तो चेंज इन एन माइनस एम जो है वो जीरो है। सिस्टम टाइप नंबर जो है वो इंक्रीज कर रहा है बिकॉज ऑफ द पोल एट एस इज इक्वल टू जीरो। और सेंट्रॉइड जो है वो शिफ्ट कर रहा है ए ओवर एन माइनस एम लोकेशन से, बिकॉज आपका पोल जो है वो एस इज इक्वल टू जीरो पे क्योंकि पड़ा हुआ है, और जो जीरो है वो एस इज इक्वल टू ए पे पड़ा हुआ है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इस वजह से आपका जो सेंट्रॉइड है वो शिफ्ट हो, okay? And by using these formulas. Now, I would request for next half an hour, please fully concentrate on what I'm saying. ठीक है, बिकॉज अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई तो अगले जितने भी कॉम्पनसेटर्स हैं वो आपके लिए डक शूट होंगे। सिर्फ आपको ओवरऑल चीजों को देखना है कि हो क्या रहा है, ठीक है। सो एज वी हैव ऑलरेडी सेड कि हमारे पास यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो के और ए हैं, और तो अब हम इन के और ए को देखते हैं कि किस तरह से हम अपने पी आई कॉम्पनसेटर में हम इनको सेलेक्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कंसंट्रेटिंग ऑन दिस सिलेक्शन of A and K, because these are the adjustable parameters in our controller. And suppose we are applying this PI compensator to a type 1 model, or we are assuming that the value of Ku has been selected for the uncompensated system. So इस बात का मतलब है, देखें आपने स्टार्ट किया था अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम से जिसके अंदर K भी था, सिर्फ K था। अब हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं जो कि K और A हैं, और अब हम एज्यूम करेंगे कि वो जो ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ K थी वो वही ले लेते हैं जो हमने पहले से रखी हुई थी। So for fixed value of K, which we have already selected for our uncompensated system, the variable A is adjusted for stability. ठीक है, सो अब हम A को चेंज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारे रूट लोकस पे क्या इफेक्ट जो है वो आ रहा है। सो K इज इक्वल टू KU है, एंड वी आर वेरिंग A, द ट्रांसफर फंक्शन बिकम्स क्या हो रहा है, अब आपने ट्रांसफर फंक्शन जो फाइंड आउट किया है वो ये है आपका S प्लस A into omega n square. You can calculate it, कोई मसला नहीं है। That is again ट्रांसफर फंक्शन अगर फाइंड आउट करना है तो simply T of S is equal to GCFS GPFS divided by 1 plus GCFS GPFS. And of course GCFS is given here, GPFS is given here. That's a type 1 system, and as a result of that you are getting your TFS something like that. Any questions, any confusions? एक एक स्टेप पे देखते जाइए, कोई अगर मसला हो तो पूछिए। So now this transfer function can be rewritten in this form. So I can write this as 1 plus A omega n square divided by S square plus 2 zeta omega ns plus omega n square. Very familiar form जो कि हम second order system की हम देखते आए हैं. So that's the denominator. That's the same thing which is written here as well. And there is some kind of numerator while changing all that
इस फॉर्मेशन में लाने के लिए जो भी चेंज हुआ होगा वो ऊपर चला जाएगा एंड दैट वुड बी मल्टीप्लाइड विद दिस, बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, वी आर इंटरेस्टेड इन द क्लोज लूप पोल। अब जो ट्रिक है वो ये है कि अब आप इसको कंसीडर करेंगे एज 1 प्लस ए GFS HFS काइंड ऑफ थिंग। ये मेरे पास यूं समझिए कि ओपन लूप पोल्स पड़े हुए हैं और मैं इनका इफेक्ट देखना चाहता हूं विद ए, ठीक। दिस रूट लोकस इज डिफरेंट फ्रॉम द रूट लोकस यू आर लुकिंग फॉर द आपका ओरिजिनल सिस्टम जो था। अब आप उसको नहीं देख रहे, अब आप सिर्फ इस रूट लोकस को देखेंगे एंड द रूट लोकस विल बी चेंजिंग विद ए। अब के नहीं है यहाँ पे, के का फैसला आपने कर लिया, के आपने कहा कि वही है जो कि अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम का था। सो नाउ यू विल बी लुकिंग एट योर रूट लोकस इन द फॉर्म ऑफ जैसे जैसे ए की वैल्यू चेंज होगी, यानी अगर आपके पास ओपन लूप पड़े पोल्स कहीं पे पड़े हुए हैं तो व्हेन ए टेंड्स टू 0 दे विल बी द ओपन लूप पोल्स लोकेशन पे होंगे या ओपन लूप जीरोस लोकेशन पे होंगे। और जैसे ही आपका ए की वैल्यू बढ़ना शुरू होगी, रूट लोकस जो है पोल्स आपके क्लोज लूप पोल्स जो हैं वो जीरोस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे या असिम्पटोट्स इंफिनिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे अलोंग आपका असिम्पटोट्स। सो everything is same, the only difference is that now k will be replaced with a. Any question? दरमियान में किसी ने क्वेश्चन पूछा था? सर रिपीट कर, बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही है। तो इशू था सर ये आपने एक s कहीं पे एलिमिनेट किया है या वो मिस हो गया डिनोमिनेटर? सर डिनोमिनेटर में। अच्छा ठीक है, नहीं नहीं वो नहीं हुआ, नहीं हुआ ये, इसको आई एम सॉरी, ये इस तरह से। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट। अच्छा जी, अब ये चीज क्लियर हो गई कि हमने इसको सिर्फ इस फॉर्म में लिख दिया सो दैट कि अब मैं इस रूट लोकस को देखना चाह रहा हूं with respect to a. Previously I was looking at the root locus with respect to k, but right now I have assumed that k is fixed है मेरा, और अब मैं a को वेरी करूंगा और a के देखूंगा कि अब मेरा ट्रांसफर फंक्शन किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक, चलें जी। अब अगर मैं इस चीज को ले लेता हूं तो what will be the location of my poles? पोल्स और जीरोस का पोल्स कहाँ पे पड़े हुए हैं जी? फिर आपने कहा कि हम रूट लोकस को अब इस फॉर्म में सेलेक्ट करेंगे ना, तो वो फॉर्म तो दिखा रहे सर इंटरनेट की इशू से। बेटा मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे आप? सर आपने कहा था कि नाउ वी विल लुक द रूट लोकस इन दिस फॉर्म, तो सर वो दिखा दे सर, वो इंटरनेट का इशू था। मैंने अभी कोई चीज और चेंज नहीं की, मैं उसी स्लाइड पे बैठा हुआ हूँ, मैं तो आगे गया भी नहीं हूँ। यस सर इंटरनेट तो सर इशू, तो इसलिए मैंने कहा कुछ मिस किया। जी जनाब। So now we will be looking at our root locus that would be changing with respect to a. k fixed है हमारा। So let's move। अब आप इसको देखिए। So a GFS HFS अब आपने लिया, अब आपके पास ये पोल्स पड़े हुए हैं। This is very critical slide, गौर से इसको देखना है। So यहाँ से आपके पास जो पोल्स आ रहे हैं वो ये हैं, s is equal to 0 पे है और s is equal to minus zeta omega n प्लस माइनस जी ओमेगा एन 1 माइनस जीटा स्क्वायर पे आपके पास पड़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यहाँ से दो पोल्स आ रहे हैं और यहाँ से आपके पास एक सिंगल पोल आ रहा है। ठीक है, और ये सिचुएशन है। चले मैं इसको रेड में कर देता हूँ। सो ये मेरे पास पोल्स पड़े हुए हैं, एक ओरिजिन पे है और ये मेरे पास पोल है। एंड नाउ आई एम सेइंग दैट व्हेन आई विल बी चेंजिंग माय ए, क्लोज लूप पोल्स जो हैं वो अपनी रास्ता जो है वो बदलते जाएंगे। सो एज ए इंक्रीजेस, one closed loop pole moves to the left, this closed loop pole moves to the left, और ये वाले closed loop poles जो हैं ये क्या करेंगे, they are moving towards the right। ठीक है, asymptotes जो हैं
उन्हीं एसिम्पटोट्स पे चलते जाएंगे बिकॉज एसिम्पटोटिक एंगल जो है वो कह रहे हैं हम चेंज नहीं हो रहा. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्लोज लूप पोल्स have got maximum relative stability. That's the key point. That's the key point. कि आप इन पोल्स की मूवमेंट आपको पता है कि ये 3 पोल्स हैं आपके पास और इन 3 पोल्स की मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी किस वक्त होती है. रिलेटिव स्टेबिलिटी ईशा क्या होती है? सर जितना वो इमेजिनरी एक्सिस से फार अवे मूव करते हैं जी, जितना फार करता जाएगा. इस वक्त ये आपके सामने एक सिस्टम रखा हुआ है जिसमें k इज इक्वल टू सपोज 3 है, जिसको हम अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम कह रहे हैं. इस वक्त मेरी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है? सर इसमें तो टुवर्ड्स इमेजिनरी एक्सिस मूव कर रहे हैं. नहीं बेटा, मूव करने से पहले a इज इक्वल टू सपोज a टेंड्स टू 0. इस वक्त क्या है? a तो अभी मूव नहीं किया मैंने, अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम की बात कर रहा हूं. a को कुछ नहीं कहा मैंने. तो a सपोज a टेंड्स टू 0 का मतलब ये है जैसे प्रीवियसली हम k टेंड्स टू 0 कहते थे तो हमारे पोल्स अपनी जगह पे मौजूद हैं. इस वक्त अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम व्हेन k इज इक्वल टू 3 और ये सिस्टम मेरे सामने आया है, तो ये बताइए इस वक्त इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है? सर a इज इक्वल टू 0 ही है. मेरा बच्चा, ये तो रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं है ना. रिलेटिव स्टेबिलिटी आपने खुद कहा है अभी थोड़ी देर पहले कि दैट्स द डिस्टेंस ऑफ द पोल्स, क्लोज्ड लूप पोल्स फ्रॉम द imaginary axis. So what is relative stability in this case? Zeta omega n. Zeta omega n. Zeta omega n is the relative stability in this case when a is approaching to 0. अभी तक कुछ किसी चीज को नहीं छेड़ा गया, सिर्फ ये कहा गया है कि मैं a को चेंज करूंगा तो क्या होगा. ऑफ कोर्स a को चेंज करूंगा तो ये वाला जो है इस एसिम्पटोट की तरफ इसे मूव करना चाहिए और क्योंकि ये इधर है तो ये ऊपर जाएंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सेड कि एसिम्पटोटिक एंगल जो है वो चेंज नहीं हो रहा है. ठीक, अभी मैंने कोई चीज चेंज नहीं की, मैं कंसेप्चुअली सिर्फ ये देख रहा हूं कि मेरी इस वक्त रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है और मूवमेंट ऑफ द पोल्स क्या होगी व्हेन आई विल बी चेंजिंग माय ए. ठीक है? यस सर. ओके, यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं. No, sir. We have taken a system, we have taken a type 1 system, प्लांट लिया हमने और उसके ऊपर PI कॉम्पनसेटर जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं. PI कॉम्पनसेटर क्या है? S इज इक्वल टू 0 पे एक पोल रखता है, S इज इक्वल टू माइनस A पे एक 0 रखता है. So as a result of that we are getting this T of S and we are saying that we have two parameters now which are K and A which can be tuned in to get the required performance. But as in our uncompensated system we have got some optimum performance for that uncompensated system for k is equal to ku is equal to 3. तो हम कह रहे हैं कि यार हम k is equal to ku ही रख लेते हैं, वहां से हम मामले को आगे बढ़ाते हैं. And then we have transformed our transfer function in this form and now we are saying that we will be looking at the root locus, the change of the root locus depending on this parameter a. सो ए की बेसिस पे अब हम फैसला करेंगे कि हमने अपनी रिलेटिव स्टेबिलिटी को किस तरह से इंप्रूव करना है. वी हैव सीन कि हमारे पास 3 पोल्स रखे हुए हैं. एक पोल जो है वो ओरिजिन पे है, 2 पोल जो हैं ये आपके पास माइनस जीटा ओमेगा एन या माइनस सिग्मा कह लें प्लस माइनस जे ओमेगा एन सिग्मा 1 माइनस जीटा स्क्वायर पे आपके पास ये पोल्स रखे हुए हैं. एंड नाउ वी आर सेइंग दैट एज ए इंक्रीजेस this pole will move towards left and these poles will be moving towards the right. ठीक, and relative stability इस वक्त जो है सिस्टम की वो क्या है? वो है zeta omega n. So now we move forward. ठीक, अब मुझे चाहिए मैक्सिमम relative stability. किस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम relative stability मिलेगी? आपके सामने रूट लोकस मौजूद है. By looking at the definition of the relative stability, that this is the distance of the dominant poles from
इमेजिनरी एक्सिस। सो जैसे जैसे आप रूट लोकस की डायरेक्शन भी आपको पता है कि ये मूव कर रहे हैं इस साइड पे और ये मूव कर रहे हैं इस साइड पे, ठीक है। सो एट व्हाट टाइम एट व्हाट लोकेशन आपके पास जो है रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। सर जिस पे अभी है जीटा ओमेगा एन पे, बिकॉज इट शुड Sir, at A equal to 0. move from मेरा बच्चा, रिलेटिव स्टेबिलिटी आपकी जो है वो मैक्सिमम होगी वेयर ऑल द थ्री क्लोज लूप पोल्स, देखिए ये इस तरफ जा रहे हैं और ये इस तरफ जा रहे हैं, जरा तवज्जो से सुनने की बात है। सो वेयर ऑल द थ्री क्लोज लूप पोल्स आर एट द सेम रियल पार्ट, यानी अगर मैं इस पॉइंट पे हूंगा, दिस इज द ओनली पॉइंट, यानी अगर इस पॉइंट पे मैं जब मेरे पोल्स पहुंचेंगे तभी मेरी रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम होगी। व्हाई? बिकॉज इस पॉइंट से जब मैं नीचे हूं तो मेरा डोमिनेंट पोल कौन सा है? मेरा डोमिनेंट पोल फिर ये है, क्योंकि जीरो से बाहर निकल आया है। ये एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ये डिस्टेंस है, ठीक। और जब मैं इससे ऊपर चला जाता हूं तो ये वाले जो दो पोल हैं ये इधर चले जाते हैं। इस केस में डोमिनेंट पोल्स जो हैं वो ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम के ये दो पोल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, बट अगेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी विल बी द डिस्टेंस एट दिस लोकेशन। सो द रिलेटिव स्टेबिलिटी विल बी मैक्सिमम व्हेन ऑल दीज थ्री पोल्स, जो दो पोल्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स राइट की तरफ जा रहे हैं और ये जो आपका रियल पोल है ये जो लेफ्ट की तरफ आ रहा है, जब ये तीनों अलाइंड हो जाएंगे, this would be acting as a third order system and the relative stability in तीनों dominant poles होंगे उस वक्त और relative stability maximum होगी। Any confusions? C is the point, C is sigma की कोई वैल्यू है, ठीक है, because ये जो zeta omega n है ये भी sigma ही है, sigma is equal to zeta omega n, some value of zeta, और c जो है ये भी in terms of zeta omega n ही है, ठीक है। so it's s की रियल एक्सिस पे कोई वैल्यू है। both sigma and c, ठीक है। so zeta omega n ही है इनकी। जी बेटा, any questions? ईशा, have I explained the thing? यस सर, अब समझ आ गया। जी आयशा, अलीना, हलीमा, any questions बेटा बच्चा? no sir, thank you. So when a is increasing beyond this value, so of course we are changing the values of a, and as a result of that these two poles are moving here and this pole is moving to here. So at some value of a, when all the three poles are in this alignment at the location minus s, उसकी जो रियल लोकेशन रियल पार्ट है उस लोकेशन का वो माइनस सी है, तो उस पोर्शन पे आप कह रहे हैं कि आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है दैट इज मैक्सिमम। एंड इफ वी इंक्रीज ए बियॉन्ड दिस वैल्यू, द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट वुड बी लेस देन सी। ऑफ कोर्स अगर मैं ए बढ़ाता हुआ इधर मेरे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आ जाते हैं, तो अब डोमिनेंट रूट्स जो है मेरे ये कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, एज आई सेड रिलेटिव स्टेबिलिटी ये डिस्टेंस है विच इज लेस। और अगर मैं ए से बढ़ता हूं तो ये वाला पोल जो है वो इधर आ जाता है और ये वाला पोल इधर आ जाता है, तो ए से लेस करता हूं तो ये वाला पोल इधर है, डोमिनेंट पोल ये है, तो in that case my relative stability will be this. So in this, at this value of a, when all the three poles are at the aligned location में हैं, तो ये हमारे पास तो अब इस c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है, कि ये c क्या है। so अगर मैं c और d की टर्म्स में बात करूं, so एक नया एलिमेंट डिसाइड किया गया है कि ये d है, and d is the vertical distance from actual omega which was omega, और ओमेगा से ये जो डिस्टेंस है वर्टिकल डिस्टेंस, सो ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है इसको d कहा गया है। सो s इज इक्वल टू, अगर मैं पोल की लोकेशन देखूं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, सो एक पोल तो मेरा पड़ा हुआ है s इज इक्वल टू माइनस सी पे, ये मेरा रियल पोल है, और दो पोल्स मेरे पड़े हुए हैं, इसको अगर मैं s1 कह दूं और s2 3 जो कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं जो इन लोकेशंस पे हैं, उनकी लोकेशन क्या होगी? माइनस सी प्लस माइनस JD।
सो ये अब डिफरेंट लोकेशन पे चले गए। और अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को इस टर्म्स में लिखना चाहूँ तो वो क्या सिचुएशन होगी? अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल अपना बनाना चाहूँ इन 3 पोल से, तो दैट वुड बी s plus c plus jd, s plus c minus jd. So these are that's the characteristic polynomial. और इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, that is s cube plus 3c s square plus 3c square plus d square s plus c square plus d square. अब ये मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल आ गया है ऑफ दीज पोल्स, ये जो मेरे पास इस अलाइनमेंट में 3 पोल्स हैं, ठीक। और अगर मैं इसको अपने ओरिजिनल जीटा ओमेगा एन वाले कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के साथ कंपेयर करूं, व्हिच वाज दिस थिंग, और ये मेरे पास एस स्क्वायर का कंपोनेंट है, एस का कंपोनेंट है, ए का कंपोनेंट है, एस क्यूब का कंपोनेंट है। सो अगर मैं इसको कंपेयर करूं अपने इस वाले पोलिनोमियल के साथ, सो कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर को अगर हम देखें तो ये 3c है, और इधर अगर एस स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें तो दैट इज 2 जीटा ओमेगा एन है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट व्हाट्स हैपनिंग, c इज इक्वल टू 3c जो है दैट इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन, एंड c इज इक्वल टू 2 over 3 जीटा ओमेगा एन। सो इस बात का मतलब ये है, ये जो c लोकेशन है in terms of zeta omega n, which is nothing but sigma, so it is 2 over 3 sigma. So पहले relative stability maximum जो थी आपकी before changing a, अगर वो zeta omega n थी, अब आपकी जो मैक्सिमम रिलेटिव स्टेबिलिटी आप अचीव कर रहे हैं दैट इज 2 over 3। इसका मतलब है कि 33% रिडक्शन है आपकी 1 over 3 या 60 अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम से आपने रिड्यूस किया। दैट्स व्हाट वी वर सेइंग, रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है आपकी वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है। अच्छा, एडवांटेज क्या है भाई, फिर ये सारा काम किया क्यों है हमने? सो इसका एडवांटेज ये है कि आपकी जो रैंप एरर है वो आपका कोएफिशिएंट जो है वो आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। रैंप एरर कोएफिशिएंट इन्फिनिटी हो जाएगा तो आपकी जो रैंप एरर जो है दैट वुड बी 0 because it's a type 2 system, and we will be watching कि आपका जो स्टेप रिस्पॉन्स है वो भी आप इंप्रूव करेंगे। सो लेट्स सी दिस, एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? ये जो हमने सारा प्रोसेस किया है जनरलाइज्ड टर्म्स में, ओरिजिनल एग्जांपल पे अभी तक हम नहीं गए हैं, जनरलाइज्ड टर्म्स में हमने बात की है कि किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। सो अगर हम इस चीज को देखें तो इस बात का मतलब ये है कि अब आपने k की वैल्यू आपके पास मौजूद थी विच वाज ku, और अब a जो है आपने वो भी फाइंड आउट कर लिया, सम वैल्यू ऑफ a, जिस पे c की वैल्यू जो है वो 2 over 3 जीटा ओमेगा n है। तो इसका मतलब ये है कि आपने डिजाइन कर लिया, आपने k भी फाइंड आउट कर लिया, आपने a भी फाइंड आउट कर लिया। सो दैट इज योर फर्स्ट आइट्रेशन। अगर अब आप चेंज कुछ करना चाह रहे हैं तो यू विल बी फिक्सिंग योर a, यू विल बी गोइंग बैक, यू विल बी चेंजिंग योर k, उस k को लेके वापस इधर आएंगे, इस a को चेंज करेंगे। सो इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जिसकी बेसिस पे आपकी रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस जो है वो अचीव होगी, ठीक। सो दिस इज योर पीआई कॉम्पनसेटर। अब इसको इस एग्जांपल के तनाजुर में देखते हैं जो कि एग्जांपल हम पहले से कर रहे हैं। नाउ दैट्स द एग्जांपल अनकॉम्पनसेटेड सिस्टम की, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने स्टार्ट की थी। सो द अगेन जीपी ऑफ एस जो है वो आपका प्लांट सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। उसके लिए हमने k इज इक्वल टू 3 पे हमने कुछ स्पेसिफिकेशंस देखी थी कि इससे ज्यादा बेहतर इंप्रूवमेंट जो है हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे। सो k इज इक्वल टू 3 पे हमारे पास जो जीटा था दैट वाज इक्वल टू 0.707, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी वर गेटिंग द बेस्ट परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स और राइजिंग टाइम, और इस कॉन्टेक्स्ट में हम देख रहे थे। अब हम लेके जा रहे हैं GCFS को, हम एक प्लांट जो है इसके साथ, इस प्लांट के साथ हम PI कंट्रोलर जो है वो कैस्केड कर रहे हैं, विच इज इंट्रोड्यूसिंग नाउ दिस इज k इज इक्वल टू 3, ठीक है। और s इज इक्वल टू प्लस a माइनस a पे एक 0 प्लेस किया है, s इज इक्वल टू 0 पे एक पोल प्लेस किया है। द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन इज समथिंग लाइक दैट,
और इस ट्रांसफर फंक्शन को हमने इस टर्म्स में लिखा है. इट इज द सेम फॉर्म which we have written in this form, like this one. ठीक है? So we have transformed it into this form, and from here we can see कि अब आपके पास जो पोल्स हैं वो किस लोकेशन पे पड़े हुए हैं. So एक पोल s is equal to 0 पे पड़ा हुआ है, एक पोल आपका s is equal to minus 2.47 पे पड़ा हुआ है. It's a fourth order system. और ये जो दो पोल्स हैं आपके, ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हैं. और अगर आप गौर करें तो ये दो पोल्स वही हैं जो आपके 0.707 पे, ये दो पोल्स आपके एग्जैक्टली उसी लोकेशन पे पड़े हुए हैं. सो बाकी चीजें आप देख चुके हैं. सो दैट्स द रूट लोकस. अब a की वैल्यू चेंज करनी है. सो k is 3, a is adjustable, and two of the open loop poles are the dominant closed loop poles of the uncompensated system. ये जो दो पोल्स आपके पास पड़े हुए हैं ये वही हैं जिनके बारे में डिस्कशन हो रही है. माइनस 0.767 प्लस माइनस j 0.793, ये दो पोल्स हैं. और ये आपके पास दो पोल्स और पड़े हुए हैं. a is equal to s is equal to minus 2.47 और s is equal to 0 पे. तो ये पोल्स आपके पास पड़े हुए हैं. So जरा गौर से देखिए इस रूट लोकस को. Now this root locus is different from the actual root locus of the plant या closed loop system जो आपका uncompensated system का था. वो closed loop जो ट्रांसफर root locus था, that was changing with respect to k. Now this root locus is changing with respect to a. So at a is equal to 0 आप यहाँ पे मौजूद हैं, इन पोल्स पे मौजूद हैं. ठीक. और जैसे जैसे a की वैल्यू चेंज होती जाएगी, अब a की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो आपके पास जो रूट लोकस है वो बदलता चला जाएगा. जरा देखिए कि कहां पे होगी जनाब आपकी रिलेटिव स्टेबिलिटी मैक्सिमम. ईशा बेटा जस्ट रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, कोई नई चीज नहीं है ये. सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आई थी. व्हाट डिड यू आस्क? मैं पूछ रहा हूं बेटा कि अब आपका रिलेटिव स्टेबिलिटी किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगी. सर a is equal to 0.236. a is equal to 0.236 पे क्या सिचुएशन हो रही है. सर Again, तीनों जो पोल्स हैं अलाइंड हो रहे हैं. गुड, शाबाश. सो ये प्लेस है, ये वाला इधर जा रहा था. इसको हम अगर रूट लोकस को समझने की कोशिश करें, ये वाला इधर जा रहा था, ये वाला इधर जा रहा था. ठीक है. अच्छा, और इसी तरह से इन्होंने ऊपर जाना है और इसने नीचे जाना है. अच्छा, a is equal to 0.236 पे ये क्लोज लूप पोल जो है ये अभी इधर ही पहुंचा था, ये इधर ही था. ठीक. और ये यहाँ पहुंच चुका था, ये यहाँ पहुंच चुका था, ये वाला, और ये यहाँ पहुंच चुका था. ठीक है. और हमने कहा कि रिलेटिव स्टेबिलिटी जो है इस पॉइंट पे आपकी मैक्सिमम हो जाएगी. एक्चुअल रूट लोकस का बिहेवियर जो है हम आगे जाके देखेंगे जब हम a is equal to 2.36 को फाइनलाइज करेंगे और अपने एक्चुअल सिस्टम पे जाएंगे. So a is equal to 0.236 पे for maximum relative stability and the closed loop poles are, ये आपके closed loop poles अब आपके आ गए. a is equal to 0.236 पे. So maximum relative stability इस वक्त क्या है बेटा? Any volunteer who can tell me what is the relative stability at a is equal to 0.236? हाँ जी सर 1. 1 कैसे बेटा? 1 क्यों कह रहे हैं? सर 0.236 ही नहीं है सर, बल्कि नहीं, दिस इज द वैल्यू ऑफ a. ये रिलेटिव स्टेबिलिटी नहीं है, ये तो वो कांस्टेंट है जिसको हम चेंज करते जा रहे हैं. ये वो कांस्टेंट है जिसको चेंज करते जा रहे हैं और पोल्स मूव कर रहे हैं. इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पोल्स सामने आ गए हैं. सो दैट्स द वैल्यू ऑफ a, जहां पे पोल्स सामने आ गए हैं.
So that's not the location of the poles. Location of the poles क्या है? Sir 0.767. 0.5 around. 0.543 ये है लोकेशन, ये बैठा हुआ है -0.543 पे, ये बैठा हुआ है -0.543 प्लस माइनस जे 0.546 पे, और ये वाला जो है ये है -2.37 पे। तो अब इस पॉइंट पे अगर हम पहुंचे हैं तो A इज इक्वल टू 0.236 पे रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है? क्वेश्चन इज स्टिल देयर। Sir, minus 0.543. Great. What is your name? Ishan? Yes, sir. Great. So this is my relative stability, the maximum distance of the dominant poles from the j omega axis. So this is the distance s in terms of sigma कह लें, in terms of zeta omega n कह लें, it's the same thing, जो कि आपका distance है इस j omega axis से. So that's your relative stability 0.543. that's the distance जिसको हम देख रहे हैं, और इस पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरे A की वैल्यू जो है वो 0.236 है. ठीक हो गई बात? Yes, sir. अब क्या हुआ? अब आपके पास A की वैल्यू आ चुकी है. अब अगर A की वैल्यू आ चुकी है तो यू कैन गो बैक टू योर ओरिजिनल सिस्टम, जो आपके पास ओरिजिनल सिस्टम है जिसका आपने ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट किया हुआ है. यू कैन प्लेस अ K देयर, यू कैन प्लेस A देयर, एंड देन अब आप उसके लिए अपना रूट लोकस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. बट नाउ फॉर A इज इक्वल टू फिक्स्ड वी विल बी वेरिंग K टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस. नाउ ये जो आपके पास पड़े हुए हैं, अब K इज इक्वल टू 3 पे आपके पास पोल यहाँ पे था, ये K इज इक्वल टू 3 पे पोल यहाँ पे था, K इज इक्वल टू 3 पे पोल यहाँ पे था. ओरिजिनल सिस्टम के अंदर अब आपके पास एक जीरो भी आ गया है जो कि यहाँ नजर आ रहा है, और यहाँ आपके पास डबल पोल पड़े हुए हैं. अगर आप ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा. सो द ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज, अगर मैं इसको देखूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट करिएगा, थोड़ा सा खुद भी काम करें आप. इट इज K S plus 0.236. This is what? This is A. अब मैं K को फिर ओपन रख रहा हूं. We started with K is equal to 3. We have got the transfer function. उसके बाद उसमें A को हमने वेरी करने के लिए हमने रूट लोकस को देखा, A के साथ वेरी किया, जहां पे रिलेटिव स्टेबिलिटी मैक्सिमम आई. अब मैं उस A को सेलेक्ट कर रहा हूं और K को फिर ओपन एंडेड छोड़ रहा हूं, सो दैट कि अब मैं K को वेरी करूंगा. सो दिस इज द ट्यूनिंग. PI कंट्रोलर को आप ट्यून कर रहे हैं कि कहां पे आपको ऑप्टिमम परफॉर्मेंस मिलेगी. और डिनोमिनेटर है आपका s² प्लस 4s प्लस 5 प्लस KS, ये डिनोमिनेटर की बात हो रही है यहाँ पे, प्लस KS प्लस 0.236 समथिंग लाइक दैट. मुझे KA है तो ये इट वाज KS प्लस 0.236 K. और अब ये मेरे पास परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस है. अब मैं K को चेंज करूंगा तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट दिस रूट लोकस विल बी चेंजिंग. सो ये K के वैल्यूज के साथ चेंज हो रहा है. सो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको ये जो पोल नजर आ रहे हैं ये आपको सिस्टम के पोल्स हैं. ये जीरो पड़ा हुआ है -2.236 पे. सो जैसे जैसे K की वैल्यू फिर बढ़ती चली जा रही है तो यू आर गेटिंग डिफरेंट वैल्यूज, और उसकी बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो देखते चले जा रहे हैं. सो व्हाट हैपेंस, सपोज वी एग्जामिन द स्टेप रिस्पांस विद K इज इक्वल टू 3. द सेटलिंग टाइम इज 9 सेकंड, longer than the settling time of 2.6 second for the uncompensated system. K is equal to 3. इस कॉन्फ़िगरेशन में जब हम लेके आए PI के कॉन्फ़िगरेशन में, तो ये हमें सेटलिंग टाइम जो है वो 9 सेकंड दे रहा है. अब मैं K को इंक्रीज करना शुरू कर रहा हूँ. For A is equal to 0.236. For if K is increased to 4 second, TS drops to 6.3 second. For K is equal to 4.9, TS is equal to 5.3 second. Now if K is further increased, the settling time starts increasing again. So अब मैं क्या करूंगा, अब अगर मैं सेटिस्फाई हो गया हूं कि चलो यार मेरा सेटलिंग टाइम जो है वो 5.3 सेकंड इज गुड इनफ, एंड आई विल
I'm okay with the k is equal to 4.9 and a is equal to 0.236. That's it. लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं यार अभी मैं थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग करनी है मुझे, देन आई विल गो बैक 4.9 पे फिक्स करूंगा और मैं फिर ए को ट्यून करूंगा, फिर मैं जाऊंगा एक और जो भी मुझे इस k इज इक्वल टू 4.9 के लिए मुझे a के लिए जो ऑप्टिमम वैल्यू देगा, मैं फिर सारा इस प्रोसेस को चेंज करूंगा एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई विल कम अप विद द ऑप्टिमम वैल्यूज जहां पे मेरी रिक्वायरमेंट जो है सेटलिंग टाइम की, राइज टाइम की, ओवरशूट की, जो मेरी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी. सो दैट्स द सिचुएशन. Specifications at k is equal to 4.9 and a is equal to 0.236. ये मेरा ट्रांसमिटेंस था. Now the transmittance, because I have selected my a is equal to 0.236 or k is equal to 4.9, so that's the upgraded or updated transmittance. Ramp error coefficients you have, because now overall system is type 2 system, so ramp error coefficients infinity हो जाएगा and as a result of that 1 over ramp error coefficients जो है वो मेरी that would be 0. closed loop zeros जो हैं वो आपके -0.236 पे आपके पास पड़े हुए हैं. परसेंटेज ओवरशूट जो है वो 4.8 है. सेटलिंग टाइम 5.3 है. क्लोज लूप पोल्स जो हैं वो आपके पास ये पड़े हुए हैं. So we are saying okay, these performances are okay, good enough for me and I'm not moving further. But actual process जो है, as I said, कि मैं इस process पे आऊंगा. So कोई भी compensator डिजाइन करने के लिए जब आप जाएंगे, you will be selecting k is equal to ku for the uncompensated system. Ku usually is chosen to trade off steady state and stability characteristics. So uncompensated system में जो optimum value of ku आपने find out की थी, in this particular example we have chosen ku is equal to 3. So आप वहां से start करेंगे. Choose a compensator, यानी right now choosing नहीं थी, right now we opted pi that can improve some undesirable trait of uncompensated system. यानी जो काम आप uncompensated system में नहीं कर पा रहे थे, अब आप अपना compensator find out करिए कि आप PI होगा, PID होगा, PD होगा, जो भी लीड लैग होगा, जितने भी 6 compensators हमने डिस्कस किए थे उनमें से कोई अगर होगा तो आप compensator आप find out कर लीजिए. With appropriate k obtain the root locus as a parameter of the compensator varies. अब k आपने find out कर लिया, वही k था. Obtain the root locus as a parameter of the compensator. पैरामीटर ऑफ द कॉम्पनसेटर अब क्या हो गया है इस पीआई के केस में, अब पैरामीटर ऑफ द कॉम्पनसेटर इस केस में हमारे पास ए था. सो चूज दैट पैरामीटर टू ट्रेड ऑफ स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस एंड स्टेबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. सो दिस टाइम वी हैव चोजन ए इज इक्वल टू 0.236 जहां पे मुझे रिलेटिव स्टेबिलिटी मैक्सिमम मिल रही थी. विद दिस पैरामीटर चूजन obtain the root locus as k varies. अब दोबारा a is equal to 2.236 लेके दोबारा ट्रांसफर फंक्शन में जाएंगे. अब k को ओपन कर देंगे, अब k की वैल्यूज को चेंज करेंगे और फिर रूट लोकस को देखेंगे. सो obtain the time response for the design value of k, vary k to see if the time response can be improved, vary the parameters s parameters and k as parameters, यानी a और k को आप चेंज करें as needed to meet design goals, repeating step 3 and 4. So these are the step 3 and 4. इन steps को आप repeat करते रहेंगे till the time you get an optimum performance specifications. Questions please. सर हमने कॉम्पनसेटर जो चूज करना है सर वो हमने किस तरीके से चूज करना है? बेटा वो इस परफॉर्मेंस की बेसिस पे कि आप क्या करना चाह रहे हैं. राइट नाउ हमारे पास तो अभी तो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्पनसेटर्स में से हमने सिर्फ स्टार्ट की पीआई कॉम्पनसेशन से स्टार्ट किया है. सो अगर आप स्टेडी स्टेट एरर को रिमूव करना है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो आप कहते हैं यार मैं पीआई करता हूँ. रिलेटिव स्टेबिलिटी रिड्यूस करना, हालांकि मेरी रिक्वायरमेंट होती है रिलेटिव स्टेबिलिटी मैक्सिमम होनी चाहिए. सो दैट्स द परफॉर्मेंस गेन जो हमें यहाँ पे मिल रही है. टाइप नंबर जो है इसमें इंप्रूव कर रहा है. सो ये परफॉर्मेंस इनफैक्ट स्पेसिफिकेशंस हैं जो यहाँ पे नजर आ रही हैं. स्टेडी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव कर रही है और टाइप नंबर इंप्रूव कर रहा है. टाइप नंबर इंप्रूव करने से क्या होता है कि आपकी रैंप एरर भी आपकी 0 हो जाती है. सो दैट्स एन एडवांटेज यू कैन गेट फ्रॉम दिस पीआई कंपनसेशन.
ठीक है, तो आगे चल के बाकी कॉम्पनसेटर्स आप देखेंगे तो उसमें फिर उनकी स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो बदलती चली जाएंगी, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होंगे। हैव आई आंसर्ड योर क्वेश्चन बच्चा? यस सर। Okay, gentlemen, thank you very much. Ladies and gentlemen, thank you very much. I will be stopping here, and I hope कि कुछ आपको क्लियर हो चुका होगा और फिर दोबारा आप रिपीट करेंगे इंशाल्लाह ताला। बट आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा इसको कॉन्सेंट्रेट करें सो दैट कि फिर बाकी कॉम्पनसेटर्स जो हैं वो भी आपके लिए फिर आसान हो जाए।